आइए दोस्तों, सुनते हैं एक सुंदर कहानी। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा। दोस्तों, ये कहानी थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत ही सुंदर है और हमें एक सुंदर और अच्छी शिक्षा भी देती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इस कहानी को आप अंत तक देखें। किसी गांव में एक विद्वान पंडित रहता था। एक दिन की बात है, वह पंडित अपने बचपन के घनिष्ठ मित्र से मिलने के लिए दूसरे गांव में जा रहा था। पंडित का वह घनिष्ठ मित्र बचपन से ही गूंगा और एक पांव से अपाहिज था। उसका गांव बहुत ही दूर था और रास्ते में कई और छोटे गांव भी पड़ते थे। वह पंडित अपनी ही धुन में चला जा रहा था कि अचानक उसे रास्ते में एक आदमी मिला। वह आदमी देखने में बहुत ही हष्ट-पुष्ट था। वह हुष्ट-पुष्ट आदमी पंडित के साथ साथ चलने लगा। पंडित भी सोचने लगा, चलो अच्छा ही है, साथ साथ चलने से रास्ता जल्दी कट जाएगा। थोड़ी देर के पश्चात पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा। मेरा नाम महाकाल है, उस आदमी ने उत्तर दिया। पंडित को यह महाकाल नाम बहुत ही अटपटा सा लगा। अब पंडित और महाकाल साथ साथ चलने लगे। रास्ते में एक गांव आया। महाकाल ने पंडित से कहा, भाई, मुझे इस गांव में एक संदेशा देना है, मैं तुमसे आगे जाकर मिलता हूँ। ठीक है भाई, ऐसा कहकर पंडित अपनी ही धुन में आगे चलता रहा। तभी उस गांव में एक भैंसे ने एक आदमी को मार दिया और जैसे ही भैंसे ने उस आदमी को मारा, ठीक उसी समय महाकाल पंडित के पास वापस पहुंच गया और पहले की ही तरह महाकाल पंडित के साथ साथ चलने लगा। चलते चलते वे दोनों एक गांव के बाहर पहुंचे। गांव के बाहर ही एक छोटा सा मंदिर था। रुकने की व्यवस्था भी ठीक ठाक लग रही थी और पंडित के मित्र का गांव भी वहां से काफी दूर था। ऐसे में पंडित ने महाकाल से कहा, भाई, थोड़ी देर के पश्चात रात हो जाएगी और हम दोनों थक भी बहुत चुके हैं, इसलिए आज की रात हम इसी मंदिर में रुक जाते हैं। थोड़ा भोजन करके कल सुबह अपनी यात्रा फिर से शुरू कर देंगे। महाकाल ने कहा, ठीक है भाई, लेकिन मुझे इस गांव में किसी को कुछ सामान देना है, मैं वो सामान देकर बस थोड़ी ही देर में आता हूँ। और इतना कहकर महाकाल वहां से चल पड़ा। महाकाल के जाने के कुछ समय के बाद ही अचानक ही गांव से धुआं उठने लगा और धीरे धीरे पूरे गांव में आग फैल गई। गांव में लगी इस आग को देखकर पंडित का माथा ठनका। वह सोचने लगा, यह महाकाल जहाँ भी जाता है वहीं कुछ न कुछ अनर्थ हो जाता है, कोई न कोई गड़बड़ तो जरूर है। लेकिन पंडित ने रात को महाकाल से इस विषय में कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। खैर, कुछ समय के पश्चात सुबह हुई और दोनों फिर से अपनी यात्रा पर चल पड़े। थोड़ा आगे जाने पर एक और गांव आया और फिर से महाकाल ने पंडित से कहा, पंडित जी, आप आगे चलिए, मुझे यहाँ कुछ काम है, मैं आगे जाकर आपसे फिर मिलता हूँ। और इतना कहकर महाकाल आगे जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा, बल्कि वहीं खड़े रहकर महाकाल को देखता रहा कि वह कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। तभी उसे लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी। एक आदमी को सांप ने काट लिया है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। और ठीक उसी समय महाकाल पंडित के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार पंडित ने आखिर महाकाल से पूछ ही लिया, भाई, तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ कोई न कोई नुकसान तो हो ही जाता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ऐसा क्यों होता है? महाकाल ने उत्तर दिया, पंडित जी, आप मुझे बहुत ही विद्वान और ज्ञानी लगे थे, इसलिए आपके साथ चल रहा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग हमेशा अच्छा ही होता है। तो क्या तुम सचमुच अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ? पंडित ने उत्तर दिया, भाई, मैं समझ चुका हूँ, लेकिन मन में थोड़ी शंका जरूर है। सो यदि आप खुद ही अपना उपयुक्त परिचय दे देंगे तो मेरे लिए आसानी होगी। महाकाल ने उत्तर दिया, पंडित जी, मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरता हूँ जिनकी आयु पूरी हो चुकी है। महाकाल के मुंह से यह बात सुनकर पंडित थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर उसने थोड़ी हिम्मत कर पूछा, भाई, यदि तुम सचमुच में यमदूत हो तो मुझे बताओ कि अगली मृत्यु किसकी लिखी है? यमदूत ने उत्तर दिया, पंडित जी, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यमदूत की बात सुनकर पंडित जी चौंक गए और वह सोचने लगा, यदि वास्तव में यह महाकाल यमदूत ही है
तो उसकी बात सच जरूर होगी और उसके कारण मेरे सबसे घनिष्ठ मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बेहतर तो यही होगा कि अब मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। तब कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। तभी महाकाल ने कहा, पंडित जी, आप जो सोच रहे हैं वह सब मुझे मालूम है। यदि तुम अपने मित्र से मिलने नहीं जाओगे तो भी भाग्य बदल नहीं जाएगा। तुम्हारे उस मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले कुछ ही क्षणों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुख से यह बात सुनते ही पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी, जो कि किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। फलस्वरूप पंडित को विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच में यमदूत ही है। अब पंडित अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था और इसलिए वह फिर से अपने गांव की ओर वापस लौटने लगा। परंतु यह क्या, जैसे ही वह पीछे मुड़ा, सामने से उसका वही मित्र तेजी से उसकी ओर आता दिखाई दिया। मित्र पंडित को देखकर बहुत ही प्रसन्न लग रहा था। अपने मित्र को इतनी तीव्र गति से आते देखकर पंडित जी को ऐसा लगा कि जैसे वह मित्र काफी समय से उसके पीछे ही आ रहा था, लेकिन क्योंकि वह बचपन से ही गूंगा और पांव से अपाहिज था, इसलिए वह ना तो पंडित तक पहुंच पा रहा था और ना ही पंडित को आवाज देकर रोक पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह मित्र पंडित के पास पहुंचा, अचानक ही ना जाने क्या हुआ, उसे चक्कर सा आया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का भक्का सा आश्चर्यजनक नजरों से महाकाल की ओर देखने लगा, जैसे कि पूछ रहा हो, यह आखिर क्या हुआ। और पहले की तरह महाकाल पंडित के मन की बात समझ गया और कहने लगा, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन क्योंकि वह गूंगा और अपाहिज है, इसलिए वह तुम्हें आवाज नहीं दे सका। लेकिन उसने अपनी सारी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की भरपूर कोशिश की, लेकिन क्योंकि बुढ़ापे में बचपन जैसी शक्ति नहीं होती, इसलिए हृदयाघात की वजह से तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई। इसलिए तुम ही उसकी मृत्यु का कारण बने हो। अब तो पंडित को विश्वास हो गया कि महाकाल ही सचमुच में यमदूत है और जीवों के प्राण हरण करना उसका कर्म है। अब क्योंकि पंडित एक विद्वान व्यक्ति था और जानता था कि मृत्यु पर किसी का बस नहीं चल सकता, और यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। अब पंडित के मन में खुद की मृत्यु के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। उसने महाकाल से पूछा, हे यमदूत, यदि मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे। यमदूत ने कहा, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और ऐसे चलता हूँ कि लोग मुझे पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी खुद की समस्याओं के अतिरिक्त किसी और के बारे में सोचने का समय ही नहीं होता। पंडित ने आगे पूछा, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। महाकाल ने उत्तर दिया, हे पंडित, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए यह जानना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी मृत्यु के विषय में जानकर व्यथित हो जाता है, परंतु क्योंकि तुम एक विद्वान पंडित हो और अपने घनिष्ठ मित्र की मृत्यु को तुमने कितनी आसानी से सहन कर लिया है, उसे देखकर मुझे लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के विषय में जानकर भी व्यथित नहीं होंगे। इसलिए सुनो पंडित, तुम्हारी मृत्यु आज से 6 मास के पश्चात आज ही के दिन होगी, लेकिन किसी दूसरे राज्य के राजा में फांसी लगने से होगी। और आश्चर्य की बात तो यह है कि तुम स्वयं खुशी से ही उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर महाकाल वहां से जाने लगा, क्योंकि अब उसके पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं था। महाकाल के जाने के पश्चात पंडित ने अपने मित्र का दाह संस्कार किया और फिर से अपने गांव की ओर जाने लगा। कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, अपनी मृत्यु के विषय में जानकर व्यथित तो हो ही जाता है और मृत्यु से बचने का कोई न कोई उपाय तो करता ही है। अब क्योंकि पंडित बहुत ज्ञानी था, इसलिए उसकी पहुंच उस राज्य के राजा तक थी। उसने सोचा कि राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री और राजगुरु होते हैं, इसलिए वे सब विद्वान उसकी मृत्यु का भी कोई न कोई समाधान तो निकाल ही लेंगे। और यही सोचकर वह पंडित राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को महाकाल की सारी बात बताई। राजा ने पंडित की इस समस्या के विषय में अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया और अंत में सभी विद्वानों के विचार विमर्श से यह तय हुआ कि यदि पंडित की महाकाल वाली बात सही है तो अवश्य ही उसकी मृत्यु 6 मास के पश्चात हो जाएगी। लेकिन हाँ,
उसकी मृत्यु तो तभी होगी जबकि वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। इसलिए यदि वह पंडित यदि किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी उपयुक्त लगी। फिर क्या था, राजा ने अपने महल में ही उस पंडित के रहने की व्यवस्था कर दी और राजा ने सबको यह आज्ञा दी कि कोई भी व्यक्ति मेरी आज्ञा के बिना उस पंडित से नहीं मिलेगा। लेकिन खुद वह पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि उसे ऐसा न लगे कि वह पंडित राजा की कैद में है। हालांकि वह स्वयं ही डर के मारे कहीं आता जाता नहीं था। इस तरह वह पंडित राजा के महल में रहने लगा और धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय भी नजदीक आने लगा। और आखिर वो दिन भी आ ही गया जब पंडित की मृत्यु होनी थी। और जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी उससे एक रात पहले पंडित इतना ज्यादा डर गया कि डर के मारे वह रात को जल्दी सो गया ताकि जल्दी जल्दी वह रात और अगला दिन बीत जाए और उसकी मृत्यु भी टल जाए। परंतु उस पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और उसकी इस बीमारी के बारे में पंडित खुद भी नहीं जानता था। इसलिए राजा से या किसी और से इस बीमारी का जिक्र करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। अब क्योंकि पंडित अपनी मृत्यु के बारे में सोच सोच कर बहुत चिंतित था और नींद में चलने का दौरा भी तभी पड़ता है जब ठीक से नींद ना आ रही हो। सो उसी रात पंडित को रात में नींद में चलने का दौरा पड़ा और नींद में ही वह उठा और राजा के महल से निकलकर अस्तबल में पहुंच गया। क्योंकि पंडित राजा का खास मेहमान था इसलिए महल के किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका। अस्तबल में पहुंचकर पंडित सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े की पीठ पर सवार हुआ और नींद की बेहोशी में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर निकलकर किसी दूसरे राज्य में पहुंच गया। दूसरे राज्य में पहुंचकर वह वहां के राजा के महल में पहुंच गया। आखिर किसी ने सच ही कहा है, इंसान की मृत्यु जिस स्थान पर लिखी होती है वह वहां स्वयं ही पहुंच जाता है। खैर, दूसरे राजा के महल में भी किसी ने ना तो उसको रोका और ना ही कोई पूछताछ की, क्योंकि सभी लोग रात्रि के अंतिम पहर की गहरी नींद में सोए हुए थे। इसलिए अब वह पंडित नींद में ही चलता चलता राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया और राजा रानी के पलंग पर ही रानी के बगल में जाकर लेट गया। कुछ देर के पश्चात सुबह हुई और राजा ने रानी के बगल में उस पंडित को लेटे देखा तो यह देखकर राजा गुस्से से पागल हो गया। आखिर पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को तो समझ में ही नहीं आया कि वह किसी दूसरे राज्य में कैसे पहुंच गया और वो भी राजा के शयन कक्ष में। लेकिन वहां उस पंडित की कौन सुनता। राजा ने पंडित को दरबार में लाने का हुक्म दिया। कुछ समय के बाद राजा का दरबार लगा और राजा ने पंडित को देखा और पंडित को देखते ही उसे इतना गुस्सा आया कि उसने यह हुक्म दिया, इस पंडित को फांसी पर लटका दो। फांसी की खबर सुनकर पंडित थर थर कांपने लगा। फिर भी उसने हिम्मत कर राजा से कहा, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं इस राज्य में कैसे पहुंचा। मैं यह भी नहीं जानता कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे आया और आपके किसी भी पहरेदार ने मुझे क्यों नहीं रोका। लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु लिखी थी और वो होने जा रही है। राजा को पंडित की यह बात थोड़ी अटपटी लगी। राजा ने पूछा, तुम्हें कैसे पता पंडित कि आज तुम्हारी मृत्यु लिखी थी? तब पंडित ने राजा को पिछले 6 महीने की और महाकाल की सारी कहानी बता दी और फिर कहने लगा, महाराज, मुझ में क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस कैसे हो सकता है कि वह राजा की उपस्थिति में ही रानी की बगल में सो जाए? यह तो सरासर आत्महत्या ही होगी। तो मैं आधी रात को अपने राज्य से इस राज्य में आत्महत्या करने क्यों आऊंगा? पंडित की बातें सुनकर राजा थोड़ी सोच में पड़ गया। इसलिए वह पंडित से बोला, पंडित, यदि तुम्हारी बात सच है और महाकाल ने आज का दिन तुम्हारी मृत्यु के लिए निश्चित किया है तो मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम झूठ बोल रहे हो तो निश्चय ही आज तुम्हारी मृत्यु पक्की है। संयोग से वह पड़ोसी राज्य का राजा उसका घनिष्ठ मित्र था। इसलिए उस राजा ने अपने दूत के हाथ उस पड़ोसी राजा को एक पत्र भेजा और पंडित की बात की सच्चाई का प्रमाण मांगा। शाम तक भेजा हुआ वह दूत राजा के पास वापस आया। दूत ने आकर बताया, महाराज, पंडित जो कुछ कह रहा है वह सब बिल्कुल सच है। हे महाराज, उस राजा ने ही इस पंडित को अपने ही महल में रहने की संपूर्ण व्यवस्था दी हुई थी और पिछले 6 महीनों से यह पंडित उस राजा का मेहमान था। कल रात राजा स्वयं ही इस पंडित से
उसके शयन कक्ष में मिले थे और उसके पश्चात यह इस राज्य में कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा दिए जाना उचित नहीं है। दूत की सब बातें सुनकर राजा के सामने एक नई समस्या आ गई, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी और इसलिए अब यदि पंडित को फांसी ना दी जाए तो राजा के कथन का अपमान होगा और यदि राजा के कथन का अर्थात राजा द्वारा दी गई सजा का मान रखा गया तो एक निर्दोष पंडित की मृत्यु हो जाएगी। अब राजा ने अपनी इस समस्या के विषय में अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया और सभी मंत्रियों ने आपस में सलाह की और राजा से कहा, महाराज, आप पंडित को कच्चे सूत के एक धागे से फांसी लगवा दीजिए। इससे आपके वचन का मान भी रह जाएगा और पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी, जिससे कि उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को मंत्रियों की यह सलाह बहुत ठीक लगी। पंडित के लिए सूत के धागे का फांसी का फंदा तैयार किया गया और नियम अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। अब राजा भी खुश था कि अब ना तो पंडित की मृत्यु होगी और ना ही राजा का वचन झूठा पड़ेगा। पंडित को भी यह विश्वास था कि सूत के धागे से उसकी मृत्यु नहीं होगी, इसलिए वह भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया, जैसे कि महाकाल ने कहा था। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले धागे ने अपना काम कर दिखाया। पंडित के गले की नस कट चुकी थी उसी सूत के धागे से। पंडित जमीन पर पड़ा हुआ तड़प रहा था। उसके गले से खून की धारा निकल रही थी और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में पंडित का शरीर ठंडा पड़ गया। सभी लोग यह देखकर हक्के पक्के रह गए। किसी को भी यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सूत के धागे से भी किसी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन घटना घट चुकी थी। भाग्य ने अपना काम कर दिखाया था। पंडित ने और राजा ने 1000 कोशिश की, लेकिन वे दोनों भाग्य के सामने हार चुके थे और महाकाल की वह बात सच साबित हुई कि पंडित की मृत्यु किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी और पंडित की मृत्यु हो गई। दोस्तों, अंत में इस कहानी का यही सार है कि जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें या कितने भी उपाय क्यों ना कर लें, लेकिन घटना और उस घटना का ताना बाना तो पहले से ही निश्चित है, जिसे हम रत्ती भर भी इधर उधर नहीं कर सकते। और इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सके। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। यदि पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता तो अगले 6 महीने तक वह राजा के महल में कैद होकर इस तरह हर रोज डर डर कर जीने की बजाय खुशी से जीवन जीता। धन्यवाद। जय माता दी।